नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, उसी के अंतर्गत लगभग 16 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी की कड़ी में हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी इतिहास लिखने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, सबसे पहले किस रूप में, किसके द्वारा, किस भाषा में वो इतिहास लिखा गया, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा के द्वारा हम इन सभी जानकारी को जानेंगे। पहला प्रयास फ्रेंच भाषा के विद्वान गारसदताशी नामक लेखक ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, और उस इतिहास ग्रंथ को उन्होंने 2 भागों में प्रकाशित करवाया। पहला भाग जो था 1839 ईस्वी में, और दूसरा भाग जो था 1847 ईस्वी में। फिर उन्होंने उस इतिहास ग्रंथ का जो आधार रखा था वो था अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उन्होंने लेखकों और कवियों के नाम जो है क्रम से दिए थे। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कि हिंदी व उर्दू के लगभग 70 कवि, उसमें 70 कवियों का वर्णन किया गया था। ये था पहला प्रयास। फ्रेंच भाषा में लिखा गया, गारसदताशी के द्वारा लिखा गया। किस नाम से लिखा गया? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। उसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया, 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी। फिर उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि पहली विशेषता तो थी कि उसमें जो कवियों का क्रम रखा गया वो उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखा गया। फिर दूसरी बात, उसमें हिंदी और उर्दू के 70 कवियों का, लगभग 70 कवियों का वर्णन उसमें किया गया था। ये पहला प्रयास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, गारसदताशी जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, और फ्रेंच भाषा में ही यह लिखा गया। फिर दूसरा प्रयास जो था एक भारतीय शिवसिंह सेंगर, उन्होंने शिवसिंह सरोज नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा, और उन्होंने अपने ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया। शिवसिंह सेंगर ने 1000 कवियों का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में किया। ये था दूसरा प्रयास। क्रम के अनुसार चल रहे हैं अपन। और फिर तीसरा प्रयास जो किया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, तीसरा प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, उस इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये जो इतिहास ग्रंथ था वो प्रकाशित किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें सन 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित करवाया गया। अब इस इतिहास ग्रंथ की जो सबसे मुख्य बात थी वो थी कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित माना गया। यानी इतिहास की जो वैज्ञानिक विधियाँ होती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से जिसका आकलन किया जाता है, उस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को व्यवस्थित माना गया। फिर इससे पूर्व एक बार जो शिवसिंह सेंगर द्वारा जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया गया वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। फिर जो चौथा प्रयास है मिश्र बंधु, जिसमें 3 मिश्र भाइयों ने, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र ने, इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, और इसे कालक्रमबद्ध, यानी कवियों के जन्म तिथि या उनके रचना उसके अनुसार इसमें कवियों का वर्णन किया गया, क्रम के अनुसार किया गया। फिर इन चारों के बाद जो 5वां और महत्वपूर्ण प्रयास, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में जान सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने सन 1923 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, और उसे 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित करवाया। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने प्रकाशित करवाया। एक बार संक्षिप्त में वापस सरसरी नज़र से देखिए आप। पहला प्रयास गारसदताशी इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के रूप में अंग्रेजी के वर्ण के क्रम के अनुसार।
हिंदी व उर्दू के 70 कवियों का वर्णन। फिर दूसरा, और इस ग्रंथ को 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित किया गया। फिर दूसरा प्रयास शिवसिंह सेंगर के द्वारा शिवसिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ से 1000 कवियों का वर्णन और 1883 ईस्वी में प्रकाशित। फिर तीसरा प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका में सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित करवाया, और उस ग्रंथ को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित माना गया। लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए मिश्र बंधु नामक भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद नाम से सन 1913 ईस्वी में कालक्रमबद्ध रूप से इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिपिबद्ध किया। नामकरण एवं काल विभाजन, यानी हिंदी साहित्य को कौन सी समय से कौन से समय तक किस नाम से पुकारा गया, उसके बारे में जैसा कि पहले बताया था कि हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में जाने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने जो काल विभाजन किया था, उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण काल को 4 भागों में विभक्त किया। पहला वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। एक बार इन चारों नाम को वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। अब इनके काल विभाजन के बारे में, इनकी समय अवधि के बारे में देखते हैं। वीर गाथा काल की जो समय अवधि थी वह विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। उसके बाद भक्ति काल की जो काला अवधि थी विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल की काला अवधि 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक, और गद्य काल की काला अवधि जो थी विक्रम संवत 1900 से लेकर अभी जो समय चल रहा है वहाँ तक माना गया। अब इस विक्रम संवत को भी हम ईस्वी सन में अगर परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहला जो आता है वीर गाथा काल, वो होता है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। फिर भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी। फिर रीति काल 1643 से लेकर 1843 ईस्वी, और गद्य काल जो है 1843 से आज के समय तक। ये 4 जो प्रमुख रूप है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिए गए नामकरण हैं। उसके बाद एक और मुख्य जो कवि बंधु हैं उनके द्वारा भी इसका काल विभाजन नामकरण किया गया, जिसमें नाम आता है मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो उसके तहत देखते हैं कि उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। शुक्ल जी ने किया था 4 भागों में और मिश्र बंधु ने किया था 5 भागों में। उनमें से भी 3 के अलग अलग उपभेद भी बताए हैं और उनका अलग अलग टाइम पीरियड भी दिया है। जैसे सबसे पहले आरंभिक काल, आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक का समय, ये सारा जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में दे रखा है। विक्रम संवत और ईस्वी सन 57 वर्ष का डिफरेंस होता है। तो पहले विक्रम संवत के रूप में देखते हैं कि पूर्व आरंभिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 700 से 1343 विक्रम संवत। फिर उत्तर आरंभिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है माध्यमिक काल, माध्यमिक के भी 2 उपभेद किए उन्होंने, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, ये दोनों। पूर्व माध्यमिक की जो कालावधि थी वो थी 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक यानी पूर्व माध्यमिक के बाद का प्रौढ़ माध्यमिक में 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत। उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने जो भेद किया था अलंकृत काल, और उसके भी उन्होंने 2 उपभेद किए थे, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व यानी पहले अलंकृत काल और उत्तर यानी बाद का। अब उसमें उन्होंने कालावधि दी है कि पूर्व अलंकृत काल की कालावधि 1681 से लेकर 1790 ईस्वी 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल की जो कालावधि दी है उन्होंने 1791 विक्रम संवत से लेकर 1889 विक्रम संवत। फिर उन्होंने जो चौथा भेद किया था परिवर्तन काल, परिवर्तन काल जिसकी कालावधि है 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत, और वर्तमान काल जो उसका 5वां भेद है, नामकरण में 5वां प्रकार है, वर्तमान काल की उन्होंने कालावधि समय अवधि बताई है 1926 विक्रम संवत से लेकर आज वर्तमान तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो भेद है शुक्ल जी के और मिश्र बंधु के रूप में, तो हम एक बार इनका एक दूसरे से मिलान कर सकते हैं।
कि इन शुक्ल जी ने सबसे पहले प्रारंभिक काल को कहा था वीर गाथा काल, जबकि मिश्र बंधु ने कहा था आरंभिक काल। फिर भक्ति काल शुक्ल जी ने भक्ति काल, और उसी के स्थान पर मिश्र बंधु ने भक्ति काल को क्या कहा था, माध्यमिक काल। फिर मिश्र बंधु ने शुक्ल जी ने जिसे रीति काल के नामकरण से परिभाषित किया था, उसी रीति काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल के नाम से परिभाषित किया। और आगे जो चौथा भेद है गद्य काल, और मिश्र बंधु ने दो अलग भेद किए, एक परिवर्तन काल और एक वर्तमान काल। इस प्रकार ये शुक्ल जी के अनुसार और मिश्र बंधु के अनुसार ये काल विभाजन दे रखा है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर टाइम पीरियड विक्रम संवत में अलग दे रखा है और आगे जो है ईस्वी सन में अलग दे रखा है। 57 वर्ष के अंतराल के हिसाब से हम अपना विक्रम संवत और ईस्वी सन अलग अलग कर सकते हैं। इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत पहला जो आता है आदिकाल, प्रारंभिक काल कह सकते हैं, वीर गाथा काल जिसे शुक्ल जी ने नामकरण दिया था। समय अवधि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, और ईस्वी सन में कन्वर्ट करें हम अगर तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अब उस काल में जिन रचनाओं का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, जो रचनाएं अधिक रची गई, उनके बारे में कि रासो काव्य की रचनाएं। रासो का मतलब यहाँ पर वीर रस युक्त वीर रसात्मक काव्य से ले सकते हैं हम, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। इस प्रकार के अनेक वीर रस से युक्त विभिन्न राजा राजाओं की ऐतिहासिक जानकारियों को लेकर इस प्रकार के काव्य अधिक मात्रा में रचे गए। फिर सिद्ध साहित्य की रचना, सिद्धों की वाणियाँ और सिद्धों की जो योग साधना थी उससे संबंधित अत्यधिक रचनाएं रची गई प्रारंभिक काल में, आदिकाल में। वीर रसात्मक काव्य, रासो काव्य और वीर रसात्मक काव्य लगभग समान विशेषताओं से युक्त है। फिर जैन साहित्य, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे देवसेन का श्रावकाचार जो ग्रंथ था उसकी रचना हुई। फिर नाथ साहित्य, जो नाथों की हठ योग साधना, कुंडलिनी योग, इनसे संबंधित जो विशेषता है वो इस नाथ साहित्य की श्रेणी में रचित है। और ये सारे जो मुख्य रूप से जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वीर गाथा काल या हिंदी साहित्य के आदिकाल के साहित्य की ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद प्रवर्तियाँ, जिस मुख्य शब्द को लेकर आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन किया था वो शब्द था प्रवर्तियाँ। विशेषताओं के रूप में इसे समझ सकते हैं कि आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनको ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया था। पहली है वीर गाथात्मक काव्य। अब वीर गाथात्मक काव्य है, ओज से युक्त है, वीर रस युक्त है, तो उसमें युद्ध का वर्णन भी अवश्य होगा। तो विभिन्न युद्धों का वर्णन ऐतिहासिकता को लिए हुए और वीर गाथा को लिए हुए, इन दो विशेषताओं के अंतर्गत उनका वर्णन किया गया है। फिर आता है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का मतलब हुआ कि प्राचीन समय में हमारा जो भारत था वो अलग अलग रियासतों में, अलग अलग सामंतों में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो उस समय लोगों में जो सामूहिकता की भावना वह कम थी और एक राजा अपनी महत्वाकांक्षी विशेषताओं, अपने महत्वाकांक्षी राज्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, किसी से भी वह युद्ध करने के लिए आतुर रहता था अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए। तो ये आ गया इस संकुचित राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत। फिर आता है लोक भाषा साहित्य। तत्कालीन का मतलब उस समय के इतिहास ग्रंथ लेखन के, इसकी आदि वीर गाथा काल की जानकारी से पता चलता है कि उन साहित्यों में लोक भाषा का प्रयोग अधिकाधिक रूप में हुआ। लोक भाषा का मतलब हुआ अपभ्रंश भाषा से भी ले सकते हैं, और जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए उनकी लोकवाणी के रूप में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसके रूप में उनका प्रयोग अधिक हुआ। फिर आता है वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। अब वीर रस श्रृंगार रस की प्रधानता, जैसे पृथ्वीराज रासों के कुछ अंशों में श्रृंगार, विशलदेव रासों में के कुछ अंशों में श्रृंगार रस की भी प्रधानता है और वीर रस की प्रधानता तो उसमें है ही। फिर आता है कल्पना की प्रधानता, जहाँ युद्ध होते हैं, प्राचीन राजा महाराजाओं की ऐतिहासिकता बताई जाती है। तो प्राचीन कवियों के अनुसार अपने राजा महाराजाओं को उत्साहित करने के लिए उनकी कल्पना बहुत ही ऊंची हद तक की जाती थी। वास्तविकता से परे, यथार्थता से परे होकर भी वे कोरी कल्पनाओं के द्वारा अपने राजा का उत्साहवर्धन करते थे। फिर प्रबंध व मुक्तक काव्य, और उसके बाद अंतिम जो विशेषता है डिंगल भाषा युक्त काव्य, जो अधिकांशतः इस वीर गाथा काल की साहित्य की भाषा में प्रधानता लिए हुए थी।